हेलो एवरीवन। हम अपने लास्ट लेक्चर में ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर चुके हैं जिसमें वर्क एनर्जी थ्योरम में स्प्रिंग फोर्स का भी वर्क इंक्लूड था। तो आज उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन को रीड करें। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज रिलीज्ड फ्रॉम द NLP। देखिएगा सिचुएशन क्या है। एक m मास का ब्लॉक जिसे हमने स्प्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है और स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू आपको k गिवन है। इनिशियली जो स्प्रिंग है ना वो अपनी नेचुरल लेंथ में है। नेचुरल लेंथ में होने का मतलब कि इस समय स्प्रिंग में कोई भी कंप्रेशन और इलोंगेशन नहीं है। अब ये जो m मास का ब्लॉक है इस गिवन पोजीशन से रिलीज किया जा रहा है फ्रॉम द रेस्ट। मतलब हम ये कह सकते हैं द स्पीड ऑफ द ब्लॉक इज व्हाट, 0। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फाइंड इलोंगेशन इन द स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब हमसे यहां पे प्रॉब्लम में पूछा जा रहा है कि स्प्रिंग में इलोंगेशन बताना है। कहां पर? इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये जो इक्विलिब्रियम वर्ड है ना, इससे आप लोग फैमिलियर होंगे। इक्विलिब्रियम वर्ड आपने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? जहां पर नेट फोर्स क्या हो, 0। तो हमें यहां पर स्प्रिंग में इलोंगेशन निकालना है उस वक्त जब इस गिवन ब्लॉक पर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। एक बात बताएं मुझे, अगर मैं इस गिवन ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इस गिवन ब्लॉक पर सिर्फ 2 ही फोर्सेस आएंगे। कौन कौन से? एक ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा स्प्रिंग फोर्स। तो सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में स्प्रिंग में जो इलोंगेशन था वो x0 का था। तो स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, kx0, जो कि ऊपर के डायरेक्शन में, और mg नीचे के डायरेक्शन में। अगर स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू mg के बराबर हो जाए तो गारंटी है कि उस इंस्टेंट पे नेट फोर्स क्या होगा, 0। तो जरा देखिएगा, यहां से इक्विलिब्रियम का मतलब स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू mg के इक्वेट कर दें। तो यहां से हमारे पास आता है इलोंगेशन इन द स्प्रिंग इज व्हाट, mg/k। मतलब जब ये गिवन ब्लॉक अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंचेगा, मैं यहां पर इक्विलिब्रियम पोजीशन को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं ELP। जब भी ELP लिखा हो तो समझ जाना इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो जब ये ब्लॉक अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में पहुंचेगा उस समय स्प्रिंग में जो इलोंगेशन होगा, बताएं कितना निकल के आया आपके पास, mg/k। क्लियर? चलिए, ये था हमारा A पार्ट। B पार्ट रीड करें क्या है। मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। इस टाइप का प्रॉब्लम आप पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। एक बात बताएं बस मुझे, जब इस गिवन स्प्रिंग में इलोंगेशन मैक्सिमम होगा उस समय किसकी वैल्यू 0 होगी? मैक्सिमम इलोंगेशन पर ये जो ब्लॉक है ना, इसका स्पीड क्या होगा, 0 होगा। तो हमें यहां पर ये निकालना है कि ये ब्लॉक कितना नीचे तक जाएगा, क्योंकि जब वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा तभी इस गिवन स्प्रिंग में इलोंगेशन की वैल्यू भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्लियर? तो चलो देखते हैं। सपोज मान लेते हैं इस स्प्रिंग में आने वाले मैक्सिमम इलोंगेशन की वैल्यू y है, और ये तय है अगर ये y मैक्सिमम इलोंगेशन है तो गारंटी है इस बात की कि उस पॉइंट पर स्पीड ऑफ द ब्लॉक क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि अगर ये मैक्सिमम इलोंगेशन नहीं होता तो डेफिनेटली यहां पे स्पीड ऑफ अ ब्लॉक 0 नहीं होता और ये ब्लॉक और नीचे जाता और इस गिवन स्प्रिंग में इलोंगेशन की वैल्यू और बढ़ती जाती। ये बात हम पहले भी देख चुके हैं और इस बात की चर्चा काफी डिटेल में हुई थी कि जब भी किसी भी गिवन स्प्रिंग में इलोंगेशन या फिर कंप्रेशन मैक्सिमम होता है उस समय वो ब्लॉक जो स्प्रिंग से कनेक्टेड है उसका स्पीड क्या होता था, 0। तो मैंने कहा कि मैक्सिमम इलोंगेशन y है और मुझे यहां पर y का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं B पार्ट पर। अब बताएं y का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। हम क्या कर रहे हैं कि इस पोजीशन से इस पोजीशन तक यहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दें।
तो देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे तो कौन कौन से फोर्सेस का वर्क होगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी, क्लियर, और कोई फोर्स, हाँ स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम कहां से कहां अप्लाई करने जा रहे हैं, ये मेरे लिए इनिशियल पोजीशन है और ये मेरे लिए फाइनल पोजीशन है। तो एक बात बताओ, व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल स्पीड क्या है, 0, और जब मैक्सिमम इलोंगेशन होगा भाई तब स्पीड क्या होगा, तब भी 0 होगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, तो इसका मतलब व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, 0। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ आ रहा होगा। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर ये ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में y डिस्प्लेस हुआ है तो ये बताएं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क क्या होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क मैं क्या लिखूंगा, mg इंटू वाई, पॉजिटिव साइन, क्लियर। पॉजिटिव क्यों लगाया, क्योंकि ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है, प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स का एक्सप्रेशन आप जानते हैं, वर्क डन का हाफ के एक्स इनिशियल, इनिशियली स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में था तो लॉन्गेशन क्या, 0 माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज व्हाट, दिस इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, और इस एक्सप्रेशन को हम यहां पे क्या कर दें, 0। एक बात बताओ, ये जो आपने इक्वेशन लिखी है यहां पे अननोन कौन है, मतलब जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, y। तो यहां पर क्या हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके y का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करके बताएं y का वैल्यू क्या आ रहा है। यहां पे जब आप सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू आता है 2mg डिवाइडेड बाय k, और ये जो y निकल कर आया है यही क्या है, आपका मैक्सिमम इलोंगेशन है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू निकल के आई 2mg बाय k, मैक्सिमम इलोंगेशन। यहां से ये डिस्टेंस 2mg बाय k, और इक्विलिब्रियम से ये डिस्टेंस कितना था, mg बाय k, क्लियर। तो मैं ये कह सकता हूं ये वाला जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस भी mg बाय k होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना है, 2mg बाय k। तो देखना यहां पर एक खास इंपॉर्टेंट बात, इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये गिवन पार्टिकल जितना ऊपर गया एग्जैक्टली ये उतना ही नीचे गया। और इंपॉर्टेंट बात ये भी है यहां पर कि हमेशा ऐसा होगा कि कोई भी गिवन पार्टिकल को जब हम रिलीज करेंगे ना, तो वो गिवन पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन से जितना ऊपर जाता है एग्जैक्टली उतना ही नीचे जाता है, और ये पार्टिकल इस तरीके से हमेशा क्या करेगा, ऑक्सिलेट करता रहेगा। और यहां जहां पर उसकी स्पीड 0 है, ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, मतलब हम ये बोल सकते हैं ये टॉप एक्सट्रीम पोजीशन है और ये उसकी क्या है, बॉटम एक्सट्रीम पोजीशन है, क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास आ चुका है मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। उम्मीद कर रहा हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। जब भी हमें मैक्सिमम इलोंगेशन फाइंड करना होता है तो हम उस इंस्टेंट पे क्या कर देते हैं, स्पीड ऑफ द ब्लॉक 0 कर देते हैं। और ये आप देख पा रहे हैं मैक्सिमम इलोंगेशन क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ रहा है, नहीं भाई, मैक्सिमम इलोंगेशन इक्विलिब्रियम पोजीशन से भी mg बाय k डिस्टेंस नीचे आ रहा है। सी पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक। हमसे यहां पर यह पूछा जा रहा है कि ड्यूरिंग द मोशन इस ब्लॉक की मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये है कि मैक्सिमम स्पीड किस पोजीशन पर होगी, मतलब किस पोजीशन का मतलब समझ रहे हैं। अरे भाई हमें पहले ये तो पता चले कि ड्यूरिंग द मोशन इस ब्लॉक की स्पीड मैक्सिमम कहां पर होगी, उसके बाद हम उस मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। एक बात बताओ मुझे, यहां पे इसको रफ कर देता हूं। सी पार्ट देखिएगा, मैंने इस ब्लॉक को यहां से रिलीज किया। इनिशियली स्प्रिंग फोर्स क्या था, 0, क्योंकि नेचुरल लेंथ में था, और इसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा था एंड दैट इज व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स mg। अब जैसे ही मैंने इसको रिलीज किया ये ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा। तो जब ये ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो धीरे धीरे जो स्प्रिंग फोर्स है उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचने के बाद उस स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू,
मतलब जो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू kx है वो किसके बराबर हो जाएगी, mg के बराबर हो जाएगी। जैसे इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, सपोज मान लो कि इस ब्लॉक का जो मास है ना वो 1 kg होता, मैंने क्या बोला, सपोज इस ब्लॉक का मास 1 kg होता, तो इस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता, m इंटू जी, और m की वैल्यू अगर 1 है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता, 10 न्यूटन। और ग्रेविटेशनल फोर्स तो ड्यूरिंग द मोशन हमेशा कांस्टेंट रहता ना। अब देखना, मैंने यहां ब्लॉक को रिलीज किया, ये ब्लॉक नीचे मूव करना स्टार्ट करेगा, जैसे जैसे स्प्रिंग में इलोंगेशन बढ़ता जाएगा स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, k इंटू एक्स। तो जब ये ब्लॉक नीचे मूव कर रहा है तो स्प्रिंग फोर्स बढ़ता जाएगा, यहां पहुंचे, ये क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हम ये कह सकते हैं कि स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू mg के बराबर होगी। तो यहां पर स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू mg के बराबर होगी, तो हम कह सकते हैं यहां पे स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, 10। तो इसके ऊपर वाले रीजन में, इस रीजन में ये तय है कि mg की वैल्यू kx से ज्यादा रही होगी। देख लो भाई ध्यान से, मैं किस रीजन में बात कर रहा हूं, इस जोन में, क्योंकि जैसे जैसे ये नीचे मूव कर रहा है स्प्रिंग फोर्स बढ़ रहा है, यहां पे स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू mg के बराबर है, तो ये तय है कि इसके ऊपर mg फोर्स की वैल्यू स्प्रिंग फोर्स से कम रही होगी। तो अगर इस जोन में मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, तो अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो आप क्या करेंगे, बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो mg नीचे kx ऊपर, mg kx से ज्यादा है तो नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और अगर नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो इसका मतलब क्या है, इस रीजन में एक्सेलरेशन कहां होगा, नीचे। अब ध्यान से देखना, एक्सेलरेशन नीचे है, पार्टिकल को रिलीज किया है, उसकी वेलोसिटी भी नीचे है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये मूव करते हुए नीचे आ रहा होगा तो इस समय ड्यूरिंग द मोशन इसका स्पीड इंक्रीज करेगा। अब यहां पहुंचने के बाद जब ये ब्लॉक फर्दर नीचे मूव करेगा, अब सवाल ये उठता है कि ब्लॉक मूव क्यों करेगा जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया। तो खास बात ये है कि जब ये यहां पर पहुंचेगा तो इस ब्लॉक के पास स्पीड होगी ना, भैया फोर्स 0 हुआ है लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं हुई है, और अगर वेलोसिटी 0 नहीं हुई है तो ये नीचे मूव करेगा। और जैसे ही ये गिवन ब्लॉक इस इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्रॉस करेगा तो अब स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स क्यों बढ़ेगा, क्योंकि स्प्रिंग में जो इलोंगेशन है वो लगातार बढ़ रहा है। तो जब स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी तो अब इस वाले जोन में हम ये कह सकते हैं kx mg से ज्यादा होगा। तो अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स अगर mg से ज्यादा हो गया तो इस जोन में अब एक्सेलरेशन कहां होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। और अगर एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है और वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो काइनेमेटिक्स 1D आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मुझे बता दें कि जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीचे मूव करना शुरू करेगा तो उसका स्पीड बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो आप ये जानते हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड ऑफ अ ब्लॉक क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो इस पॉइंट के बाद फर्दर स्पीड ऑफ द ब्लॉक फिर से डिक्रीज करने लगेगा, और फाइनली इस पॉइंट पर जाकर के स्पीड ऑफ अ ब्लॉक 0 हो जाएगा। लेकिन इस पॉइंट पे स्पीड 0 होगा लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, तो ये फिर फर्दर से ऊपर मूव करेगा। उम्मीद कर रहा हूं कि शायद समझ आ रहा होगा। तो आपने यहां पे क्या ऑब्जर्व किया, जब ये ब्लॉक यहां से यहां तक मूव किया तो स्पीड इंक्रीज हुआ और फिर इसके बाद फर्दर इसका स्पीड डिक्रीज होने लगा। तो किस पॉइंट पर स्पीड मैक्सिमम है, इस पॉइंट पर, क्योंकि यहां से यहां स्पीड बढ़ा है और इसके बाद फर्दर स्पीड डिक्रीज हो रहा है, तो हम यहां पर कह सकते हैं द स्पीड ऑफ द ब्लॉक इज मैक्सिमम एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये है हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट। याद रखिएगा कि अगर कोई भी गिवन ब्लॉक ऑक्सिलेट कर रहा है तो ड्यूरिंग द मोशन उसका स्पीड इक्विलिब्रियम पोजीशन पर मैक्सिमम होता है। और अगर कोई पूछे इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या है, वो पॉइंट जहां पर नेट फोर्स क्या हो, 0 हो, या फिर इसी बात को हम ऐसे बोल सकते हैं कि नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो, 0 हो। तो ये बात हमें समझ आ गई है, लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पीड ऑफ ब्लॉक इज मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। चलो बढ़िया बात है, लेकिन हमसे ये थोड़ा ना पूछा गया है सी पार्ट में कि मैक्सिमम स्पीड कहां पे होगी, हमसे उस मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू पूछी जा रही है। अब ये आपके लिए बहुत आसान हो चुका है। एक्चुअली में आपको इस पॉइंट पर स्पीड फाइंड करना है, तो मैं यहां पर एनएलपी से ईएलपी, ध्यान से देखिएगा, एनएलपी से
ELP तक अगर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दूं तो मैं यहां पर इसकी स्पीड फाइंड कर सकता हूं। तो बताएं आप क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन बताएं। वर्क एनर्जी थ्योरम अगर अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। और कोई फोर्स है जो वर्क करेगा? नहीं, सिर्फ ये दो ही फोर्स है। इक्वल्स टू व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या लिखेंगे, mg इंटू एच। एनएलपी से इक्विलिब्रियम पोजीशन तक आने में ब्लॉक कितना डिस्प्लेस हुआ है, mg बाय k। तो इस वैल्यू को हम लिख देंगे mg बाय k। दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड व्हाट इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, जल्दी से बताएं आप लोग, अब आसान है काफी। हाफ के x इनिशियल 0, क्लियर, एंड x फाइनल। इक्विलिब्रियम पोजीशन आपके लिए फाइनल पोजीशन है और इस समय एलोंगेशन कितना है, mg बाय k। तो ये वैल्यू क्या लिखेंगे आप, माइनस mg बाय k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v मैक्स स्क्वायर माइनस 0। ये v मैक्स मैंने क्यों लिखा, समझ आ रहा है? क्योंकि फाइनल पोजीशन मेरा इक्विलिब्रियम है और मुझे ये पता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो मुझे यहां पर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके v मैक्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो जल्दी से बताएं, इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आता है आपके पास m स्क्वायर g स्क्वायर डिवाइडेड बाय k, और यहां पे इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ m स्क्वायर g स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2k इज इक्वल टू m बाई 2 v मैक्स स्क्वायर। क्लियर? यहां पे m से m कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको आप सॉल्व करें तो देखिएगा, बताइएगा वैल्यू क्या आ रही है। मैं यहां पे लिख रहा हूं, इसको सॉल्व करने पर यहां v मैक्स स्क्वायर की वैल्यू आती है आपके पास m g स्क्वायर बाय k। तो यहां से v मैक्स का वैल्यू आ गया आपके पास, g बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ m बाय k। दिस इज द आंसर। क्लियर है? तो ये था मैक्सिमम स्पीड। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा और मैं बता देता हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, क्योंकि एक मिसकंसेप्शन या हम कह सकते हैं एक मेजर मिस्टेक जो जनरली हमसे होती है वो पता है क्या है, हमें क्या लगता है कि ब्लॉक को यहां से रिलीज किया और फाइनली वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आके रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि सर वहां पर एक्सेलरेशन 0 है। लेकिन नहीं भाई, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वो रुकेगा नहीं। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तो उसका स्पीड क्या होगा, मैक्सिमम होगा और वो फर्दर फिर नीचे मूव करेगा। और खास बात जो यहां पर हमने ऑब्जर्व करी वो क्या थी कि वो गिवन पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन से जितना ऊपर जाता है एग्जैक्टली उतना ही वो ब्लॉक नीचे मूव करता है। ओके, नोट डाउन दिस। हेलो, चलिए अब हम एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिएगा प्रॉब्लम क्या है। अ कांस्टेंट फोर्स F0 is applied on the block of mass m। क्वेश्चन क्या है समझते हैं। एक m मास का ब्लॉक जिसे एक स्प्रिंग से कनेक्ट किया गया है, उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट आपको k दिया हुआ है। इनिशियली जो स्प्रिंग है ना वो अपनी नेचुरल लेंथ में है और जो ब्लॉक है वो इनिशियली रेस्ट पर है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर इसका स्पीड क्या है, 0। ये क्वेश्चन में मेंशन है। अब क्या हुआ, इस समय इस ब्लॉक के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टुवर्ड्स द राइट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। क्लियर है? अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, फर्स्ट पार्ट, फाइंड मैक्सिमम इलॉन्गेशन इन द स्प्रिंग। आपको यह समझ में आ रहा है कि जैसे ही आप इस गिवन ब्लॉक पे फोर्स लगाना स्टार्ट करेंगे ये स्प्रिंग इलॉन्गेट होने लगेगा। तो अब सवाल यह है कि स्प्रिंग में मैक्सिमम इलॉन्गेशन कितना आएगा, बताएं कैसे अप्रोच करेंगे। अभी तक हम काफी सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं। बताएं जब मैक्सिमम इलॉन्गेशन होगा उस समय ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी, क्या होगी, 0। बिल्कुल सही, जरा ध्यान से देखिएगा। एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम इलॉन्गेशन द स्पीड ऑफ द ब्लॉक विल बी 0। और सपोज मान लेते हैं कि मैक्सिमम इलॉन्गेशन क्या है, xm। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि हमें xm का वैल्यू फाइंड करना है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी।
कि मैक्सिमम इलॉन्गेशन पे स्पीड 0 होगा, क्योंकि अगर अभी स्पीड 0 नहीं होता तो डेफिनेटली ब्लॉक और आगे जाता, और अगर और आगे जाता तो स्प्रिंग में इलॉन्गेशन और इंक्रीज होता, और कब तक इंक्रीज होता, जब तक ये ब्लॉक आगे मूव करता रहता। तो ये हम देख चुके हैं अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी कि जब भी स्प्रिंग में इलॉन्गेशन या फिर कंप्रेशन मैक्सिमम होगा, उस इंस्टेंट पर द स्पीड ऑफ द ब्लॉक विल बी व्हाट, 0। क्लियर? चलिए, ये है एनएलपी जिसे मैं बोलता हूं पोजीशन ए, और यहां पे स्पीड 0 है, ये है मेरा फाइनल पोजीशन बी। अब मुझे एक्सएम का वैल्यू फाइंड करना है। मुझे क्या करना चाहिए? क्या हम यहां पर ए से बी वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करें? तो अगर आप जानते हैं कि हमें वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना है, तो सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव है कि उस गिवन ब्लॉक पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, उन सभी फोर्सेस का वर्क लिख करके उसे किसके बराबर कर दें? द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चलिए देखते हैं। ए टू बी, क्या? A to B. A initial position and B is the final position. We are going to apply work energy theorem. अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इस गिवन ब्लॉक पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? मैंने क्या बोला, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इस गिवन ब्लॉक पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस 4। एफ नॉट कांस्टेंट फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, और कोई फोर्स? यस, नॉर्मल एंड mg। तो अगर हमें यहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है, तो बताएं आप क्या लिखेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम, द वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाय एफ नॉट, दिस इज द कांस्टेंट फोर्स, दिस इज द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। उम्मीद कर रहा हूं कि एक्सप्रेशन आपको समझ आ गया होगा। एक बात बताओ मुझे, जब ये ब्लॉक यहां से यहां मूव करेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि आप यहां पे देख पा रहे हैं कि ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। सिमिलरली ऐसा ही नॉर्मल फोर्स के साथ होगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो हम ये कह सकते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और जब भी ऐसा होता है तो उस गिवन फोर्स का वर्क क्या होता है? 0। क्लियर? तो हम यहां पर कह सकते हैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, ये दोनों ही क्या होंगे? 0। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, हमें स्प्रिंग फोर्स का वर्क लिखना है। एक बात बताएं, स्प्रिंग फोर्स का वर्क का आप एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे? 1/2 K x इनिशियल। बताएं इनिशियल चेंज इन लेंथ क्या है? तो ध्यान से देखें, ये इनिशियल पोजीशन है और इनिशियली स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में था, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि चेंज इन लेंथ इज व्हाट? 0 माइनस फाइनली यहां पहुंच चुका है। स्प्रिंग की लेंथ में कितना चेंज आया? xm का, तो हम फाइनल चेंज इन लेंथ यहां लिख सकते हैं xm का स्क्वायर। दिस इज व्हाट? वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। क्लियर? प्लस वर्क डन बाय एफ नॉट। एफ नॉट क्या है? क्या ये कांस्टेंट फोर्स है? हां, जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन भी है। और किसी भी कांस्टेंट फोर्स का वर्क अगर हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिएगा, फोर्स भी आगे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी आगे हो रहा है, तो यहां पे कांस्टेंट फोर्स का वर्क हम लिख सकते हैं एफ नॉट इंटू एक्सएम, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या है? 0। तो यहां पे क्या टर्म आता? एफ नॉट एक्सएम इंटू कॉस थीटा, वे थीटा की वैल्यू क्या होती? 0 डिग्री। चलिए लिख देता हूं एक बार, कॉस थीटा, और थीटा इज 0 डिग्री, लेकिन कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। तो हमें यहां पर ये एक्सप्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, दिस इज द वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स, और ये बराबर किसके होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? 0, क्योंकि इनिशियली ब्लॉक क्या था? रेस्ट पे था। एंड व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी?
ये भी 0 है, क्योंकि जब स्प्रिंग में इलॉन्गेशन मैक्सिमम होगा उस समय स्पीड ऑफ द ब्लॉक 0 होगा। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है। तो हमारे पास फाइनली ये एक्सप्रेशन बन चुका है और इसे सॉल्व करके हमें यहां पर xm का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए बताइए xm का वैल्यू यहां पर क्या आ रहा है। तो ध्यान से देखें, इस एक्सप्रेशन को आप क्या लिख सकते हैं, एफ नॉट इंटू एक्स एम इज इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन को अगर इधर ले जाएंगे तो ये क्या बनेगा, के एक्स एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जल्दी से बताएं यहां पर एक्स एम का वैल्यू क्या आ रहा है, 2f नॉट डिवाइडेड बाय k, दिस इज द आंसर ऑफ ए पार्ट। एक खास बात पता है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन है जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था। आप याद करें प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, एक ब्लॉक जो कि स्प्रिंग से हैंग था और वो वर्टिकल डायरेक्शन में था। तो वहां पर जैसे यहां पे एक फोर्स एफ नॉट लग रहा है ना, कांस्टेंट फोर्स, उसी तरीके से वर्टिकल डायरेक्शन में उस एम मास पर एक फोर्स लग रहा था, दैट इज व्हाट mg फोर्स। तो आप याद करें वहां पे जब आपने मैक्सिमम इलॉन्गेशन कैलकुलेट किया था तो वो मैक्सिमम इलॉन्गेशन की वैल्यू क्या आ रही थी, 2mg/k। वही सेम सिचुएशन, आज उस mg फोर्स को एफ नॉट ने क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। बस फर्क इतना है कि उस सिचुएशन में वो ब्लॉक वर्टिकल डायरेक्शन में ऑक्सिलेट कर रहा था, लेकिन आज इस गिवन सिचुएशन में ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑक्सिलेट करेगा। वहां पे कांस्टेंट फोर्स जो mg था वही आज कांस्टेंट फोर्स कौन है, एफ नॉट। क्लियर? तो यहां से आपको देख करके समझ में आ चुका है कि जो मैक्सिमम इलॉन्गेशन आएगा वो कितना आएगा, 2f0/k। चलिए, ये था इस क्वेश्चन का ए पार्ट। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं बी पार्ट की तरफ। चलिए बी पार्ट बताएं क्या है, रेंज ऑफ द स्प्रिंग फोर्स। रेंज ऑफ ए स्प्रिंग फोर्स का मतलब क्या है, हमें यह निकालना है कि स्प्रिंग फोर्स की जो वैल्यू है वो मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू कितना जा रहा है। एक बात बताओ मुझे, स्प्रिंग फोर्स होता क्या है, kx। तो हमें इस स्प्रिंग फोर्स की रेंज फाइंड करने का मतलब है इस स्प्रिंग फोर्स की मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। और हम ये जानते हैं कि जब ये ब्लॉक मूव करेगा तो x का वैल्यू लगातार चेंज होगा, और अगर x का वैल्यू लगातार चेंज होगा तो स्प्रिंग फोर्स भी चेंज होगा। तो हमारा यहां पे मेन पर्पस क्या है, वी हैव टू फाइंड द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्प्रिंग फोर्स। बताओ, देखो ये मुझे देख करके समझ में आ रहा है कि स्प्रिंग फोर्स की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, क्योंकि जब ये ब्लॉक अपने एनएलपी पे होगा तो x का वैल्यू क्या होगा, 0। तो ये तो तय है कि स्प्रिंग फोर्स का मिनिमम वैल्यू 0 है, क्योंकि ब्लॉक अगर अपनी नेचुरल लेंथ में पहुंच गया तो इलॉन्गेशन 0 होगा, तो स्प्रिंग फोर्स का मिनिमम वैल्यू 0 होगा। ये बात क्लियर है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि स्प्रिंग फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू बताओ, कैसे? आपको ये समझ में आ रहा है कि स्प्रिंग फोर्स वहां मैक्सिमम होगा जहां x मैक्सिमम होगा, और अभी आप x की मैक्सिमम वैल्यू निकाल चुके हैं। तो आपको यहां से देख करके समझ में आ रहा है कि स्प्रिंग फोर्स वहां पर मैक्सिमम होगा जहां पर इलॉन्गेशन मैक्सिमम होगा। सिंपल सी बात। तो यहां पर अगर मुझे स्प्रिंग फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगा, k इंटू एक्स मैक्स, एंड द मैक्सिमम इलॉन्गेशन बताओ कितना आया था, 2f0/k। तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो यह आएगा 2f0/k। क्लियर? तो बताएं यहां पे k से k कैंसिल आउट होता है, तो यहां पर स्प्रिंग फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू जो निकल के आया, दिस इज व्हाट, 2f0। काफी इंटरेस्टिंग चीज है। आपने इस ब्लॉक पे फोर्स कितना लगाया था, f0, लेकिन स्प्रिंग में मैक्सिमम फोर्स कितना जनरेट हुआ, 2f0। मतलब आप जितना फोर्स लगा रहे हैं मैक्सिमम फोर्स उसका 2 टाइम्स आ रहा है। अब पता है इसी चीज का लोगों ने फायदा उठाया, जिसे हम आगे जाकर के एक्सप्लेन करेंगे कि लोगों ने इस चीज का फायदा कैसे उठाया। लेकिन याद रखिएगा इस बात को कि अगर कोई भी एम मास का ब्लॉक वो स्प्रिंग से कनेक्टेड है, उस पर अगर आप फोर्स F0 लगाएंगे तो स्प्रिंग में मैक्सिमम फोर्स जो जनरेट होगा वो उसका 2 टाइम्स जनरेट होगा, जैसा कि हम यहां पे देख पा रहे हैं। तो हम यहां पे अगर रेंज की बात की जाए, व्हाट रेंज ऑफ अ स्प्रिंग फोर्स,
तो आप क्या लिखेंगे? मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 2F0 है, तो हम बोल सकते हैं कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो 0 से लेकर के 2F0 के बीच में वेरी करेगा। जब ये ब्लॉक यहां से आगे मूव करेगा तो जो स्प्रिंग फोर्स है उसकी वैल्यू यहां पर 0 होगी और यहां पर मैक्सिमम होगी, और वो मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होगी? 2F0 के बराबर। मतलब अगर हम F0 फोर्स लगाते हैं तो स्प्रिंग में जो मैक्सिमम फोर्स जनरेट होता है वो हमारे द्वारा जो भी फोर्स लगाया गया है उसका 2 टाइम्स आता है। क्लियर है? समझ आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूं ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। इस बात को याद रखना, हम आगे जाकर के अभी जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहां पे इस कॉन्सेप्ट को हम डायरेक्टली यूज करेंगे। और एक और बात बता दूं आपको, स्प्रिंग मैक्सिमम फोर्स तब लगाएगा जब स्प्रिंग में इलोंगेशन या फिर कंप्रेशन क्या हो? मैक्सिमम हो। क्लियर? ओके, नोट डाउन दिस। हेलो, चलिए अब एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ये न्यूमेरिकल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। जरा देखिएगा क्वेश्चन क्या है। एक एम मास का ब्लॉक जिसे एक स्प्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है, और इस पुली के इस साइड में एक स्प्रिंग कनेक्टेड है, और उस स्प्रिंग से एक 10 kg के ब्लॉक को कनेक्ट किया हुआ है। और ये जो 10 kg का ब्लॉक है ना, ये इस समय ग्राउंड सरफेस पर रखा हुआ है। इनिशियली जो स्प्रिंग है वो अपनी नेचुरल लेंथ में है, या मैं इसी बात को ऐसे बोल सकता हूं कि स्प्रिंग इज एट NLP। क्वेश्चन क्या है, रीड करें। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ m to lift the block of mass 10 kg from the ground surface। यहां पर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, समझ में आया? कि यहां पर इस m मास की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए कि हम यहां पर 10 kg के ब्लॉक को ग्राउंड सरफेस से लिफ्ट कर पाए। क्वेश्चन समझ आया? बताएं क्या होगा आपका आंसर। एक बात बताएं बस मुझे कि इस 10 kg के ब्लॉक को अगर यहां से लिफ्ट करना है तो इस 10 kg के ब्लॉक पे मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, या बोल सकते हैं कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि 10 kg के ब्लॉक को अगर लिफ्ट करना है तो इस पर जो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड होगा वो किसके बराबर होगा? m इंटू जी। तो मास 10 kg है तो हम कह सकते हैं कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा? 100 न्यूटन। क्लियर? तो ये बात तय है कि स्प्रिंग फोर्स की मिनिमम वैल्यू हमें यहां पर 100 न्यूटन रिक्वायर्ड है। यहां पर काफी सारे स्टूडेंट एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो इस प्रॉब्लम को न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं देखिएगा, वो कहते हैं कि यहां पे अगर हमें 100 न्यूटन का फोर्स रिक्वायर्ड है तो इसका मतलब है कि यहां पर हमें m मास कितना रिक्वायर्ड होगा अगर हमें 100 न्यूटन का फोर्स जनरेट करना है। तो कहते हैं कि अगर मैं m की वैल्यू 10 kg लूं, मतलब m का मिनिमम वैल्यू अगर मैं 10 kg लूं तो डेफिनेटली 100 न्यूटन का फोर्स होगा और ये गिवन ब्लॉक यहां से लिफ्ट कर जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं ये मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, ये है आपका आंसर गलत। अभी हमने देखा था एक प्रीवियस क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था, उसमें आपने एक बात ऑब्जर्व करी थी क्या, कि अगर आप उस गिवन ब्लॉक पर F0 फोर्स लगाते थे तो स्प्रिंग में मैक्सिमम कितना फोर्स जनरेट होता था? F0 या 2F0? 2F0। तो लोगों ने उसी चीज का यहां पर फायदा उठाया। कैसे? जरा ध्यान से देखिएगा। मुझे यहां पर स्प्रिंग में कितना फोर्स जनरेट करना है? 100 न्यूटन। अगर मुझे स्प्रिंग में 100 न्यूटन फोर्स जनरेट करना है तो इस गिवन ब्लॉक पर मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 100 नहीं भाई, इस गिवन पर मुझे लगाना पड़ेगा 50 न्यूटन फोर्स, क्योंकि अगर ये ब्लॉक 50 न्यूटन का फोर्स लगाएगा तो गारंटी है कि स्प्रिंग में जनरेट होने वाला मैक्सिमम फोर्स अपने आप ही 100 न्यूटन हो जाएगा। ये मैं कैसे बोल पा रहा हूं, ये उम्मीद कर रहा हूं समझ आ रहा होगा। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में देखा आपने, जब फोर्स F0 लगाया तो स्प्रिंग में मैक्सिमम फोर्स 2F0 जनरेट होता है, उसी कॉन्सेप्ट को मैं यहां यूज कर रहा हूं। अगर मुझे यहां स्प्रिंग में 100 न्यूटन फोर्स रिक्वायर्ड है तो अगर ये ब्लॉक 50 न्यूटन का फोर्स लगा दे तो इस स्प्रिंग में मैक्सिमम फोर्स जो जनरेट होगा वो 100 न्यूटन होगा। क्लियर? तो एक बात बताओ मुझे, अगर इस ब्लॉक के द्वारा 50 न्यूटन का फोर्स रिक्वायर है तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ m? अगर मैं यहां पर
5 केजी का ब्लॉक, कितना 5 केजी का ब्लॉक हैंग कर दूंगा, तो डेफिनेटली वो इस 10 केजी वाले ब्लॉक को यहां से जस्ट क्या कर सकता है, लिफ्ट कर सकता है। एंड दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया? अगर इसी प्रॉब्लम को हम बिल्कुल बेसिक अप्रोच से भी सॉल्व करेंगे ना, तो भी हम आंसर निकाल सकते हैं। ये तो मैंने आपको यहां पे डायरेक्ट ट्रिक से आंसर बता दिया, क्योंकि हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ था। जब भी इस टाइप के प्रॉब्लम्स आए जहां पर कोई भी ब्लॉक वगैरह, स्प्रिंग वगैरह से कनेक्टेड हो, और आपसे ऐसे प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं कि मिनिमम फोर्स कितना लगाएं कि वो ब्लॉक मूव करने लगे, मिनिमम फोर्स कितना लगाएं या मिनिमम मास कितना हैंग करें कि वो ब्लॉक लिफ्ट कर जाए, और जिसमें स्प्रिंग कनेक्टेड हो, तो याद रखना इन प्रॉब्लम्स को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट से सॉल्व नहीं करना, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं होती। स्प्रिंग फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम इलोंगेशन पर होती है। तो यहां पर हमें वर्क एनर्जी थ्योरम के कॉन्सेप्ट्स को यूज करना होगा। मैं आपको क्या बोल रहा हूं अभी आपको और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर आप न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट से सोचते तो आपका आंसर 10 केजी आता, लेकिन वो गलत है। सही आंसर क्या है? 5 केजी। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग की ये खास प्रॉपर्टी है जिसका हम फायदा उठा रहे हैं कि 5 केजी का ब्लॉक अगर हैंग करेंगे तो 50 न्यूटन फोर्स लगाएगा और यहां पे 100 न्यूटन का फोर्स जनरेट हो जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी एक स्प्रिंग की होती है, और अगर हम इसे बेसिक फंडामेंटल अप्रोच से सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखना कैसे करेंगे। स्प्रिंग में हमें मैक्सिमम फोर्स 100 न्यूटन जनरेट करना है, और वो मैक्सिमम फोर्स कहां पे जनरेट होगा? जब इसमें इलोंगेशन क्या हो? मैक्सिमम। और जब इलोंगेशन मैक्सिमम होगा तो उस इंस्टेंट पे स्पीड ऑफ अ ब्लॉक क्या होगा? 0। और यहां भी क्या था? 0। समझ आ रहा है? जब तक ये 10 केजी वाला ब्लॉक तो मूव नहीं किया, ये तो जस्ट ग्राउंड सरफेस पर रखा रहा, और हमने यहां पे एम मास को जब रिलीज किया तो ये नीचे मूव करते हुए यहां पर आ गया। तो अब आप क्या करो, यहां से लेकर के यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर दो। तो अगर यहां पे ध्यान से देखें तो वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? और कोई फोर्स है जो वर्क करेगा यहां पर? नहीं, और कोई फोर्स वर्क नहीं करेगा। ये एम मास का ब्लॉक कितना नीचे आया? एक्स नीचे आया, तो इस पर ग्रेविटी का वर्क मैं क्या लिखूंगा? mg इंटू एक्स। स्प्रिंग फोर्स क्या लिखेंगे? हाफ के। इनिशियली स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में था, 0 माइनस, जब ये ब्लॉक x नीचे आया तो आप ये जानते हैं लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग तो चेंज होगा नहीं, जो स्प्रिंग है उसमें इलोंगेशन आया होगा, और वो इलोंगेशन कितना होगा? उतना ही होगा जितना ब्लॉक नीचे आया। तो स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना होगा? x। तो यहां पे वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। यहां भी 0, यहां भी स्पीड 0, मैक्सिमम इलोंगेशन पर। तो जरा इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो देखें यहां पर mg का वैल्यू कितना आ रहा है? kx/2। क्लियर? और kx जस्ट इस ब्लॉक को अगर लिफ्ट करना है तो kx का वैल्यू जस्ट कितना होना चाहिए? 100। मतलब जो स्प्रिंग फोर्स है अगर उसका वैल्यू जस्ट 100 के इक्वल हो जाए तो 10 केजी का ब्लॉक लिफ्ट कर जाएगा। तो मैं यहां पर kx की वैल्यू 100 पुट कर सकता हूं, 100/2। देखिए 50 g से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखिए यहां से भी m की वैल्यू क्या आ रही है? 5 kg। ये वही आंसर जो आपने यहां पे डायरेक्टली बता दिया था। ये खास इंपॉर्टेंट बात है, नोट डाउन करें। जब भी इस टाइप के प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करना होगा तो वहां पर हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करेंगे। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम इलोंगेशन या फिर मैक्सिमम कंप्रेशन पर होती है, ना कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होती है। तो यहां पर आपने यहां से लेकर के यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई किया और आपके पास m की मिनिमम वैल्यू निकल करके आ गई। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को कभी भी नॉर्मल इक्विलिब्रियम मेथड से सॉल्व ना करें। क्लियर है? नोट डाउन करें। चलिए अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन समझते हैं क्या है। यहां पर एक 2 kg का ब्लॉक है जिसे हमने स्प्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है, और इस 2 kg के ब्लॉक को एक इंक्लाइंड रफ सरफेस पर रखा गया है। उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5,
और जो ये इंक्लाइंड सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 37 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है। स्प्रिंग के दूसरे एंड पॉइंट को एक m मास से कनेक्ट किया हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ m टू मूव मास ऑफ द ब्लॉक 2 kg अप द इंक्लाइंड प्लेन। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ये बताएं कि इस m का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए कि ये 2 kg वाला ब्लॉक जस्ट कहां मूव करने लगे, अप द इंक्लाइंड प्लेन। उम्मीद कर रहा हूं कि क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बताएं कैसे अप्रोच करें। तो सबसे पहला सवाल जो हमें स्ट्राइक करता है वो क्या है कि हम ये फाइंड तो करें कि इस 2 kg वाले ब्लॉक पर हमें मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा अगर हम इस ब्लॉक को अप द इंक्लाइंड प्लेन मूव करना चाहते हैं। मैंने क्या बोला, फिर से रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें ये पता तो चले कि इस 2 kg वाले ब्लॉक पर हम मिनिमम कितना फोर्स अप्लाई करें कि ये अप द इंक्लाइंड प्लेन मूव करने लगे। चलिए देखते हैं। इस 2 kg वाले ब्लॉक की अगर हम बात करें तो देखिएगा ध्यान से, अगर मैं यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं 2 kg वाले ब्लॉक का, तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे। सरफेस से नॉर्मल फोर्स, क्लियर है। यहां पर mg का एक कंपोनेंट आएगा जो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन होगा, और ये कंपोनेंट क्या होगा, mg cos थीटा। और ये वैल्यू आपको समझ में आ रही होगी, m का वैल्यू क्या है 2। तो देखना जरा ध्यान से, mg cos थीटा की वैल्यू यहां पे क्या लिख सकते हैं, 20 cos 37। cos 37 का वैल्यू बताएं क्या होता है, 4/5। तो ये वैल्यू है हमारे पास क्या, 16 न्यूटन। क्लियर। और कोई फोर्स होगा, हाँ बिल्कुल, mg का वो कंपोनेंट जो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन होगा वो बताएं क्या होगा। mg का वो कंपोनेंट जो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन होगा वो होगा mg sin थीटा। तो इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज 20 इंटू साइन थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, 37 डिग्री। क्लियर। साइन 37 कितना होता है, 3/5। तो 3/5 इंटू 20, तो ये वैल्यू आती है 12 न्यूटन। ओके। यहां पे एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा ऊपर के डायरेक्शन में, जिसे हमने बोल दिया सपोज वो स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, kx। और इसके अलावा कोई फोर्स होगा क्या, हाँ एक और फोर्स है जिसे हम यहां पे मिस कर रहे हैं। कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। अब बात बताएं कि फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा। तो एक बात बताएं, अगर ये अप द इंक्लाइंड प्लेन मूव करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा नीचे लगेगा, नीचे लगेगा, क्योंकि ब्लॉक की टेंडेंसी ऊपर जाने की है, तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगेगा। और जब हम ब्लॉक को जस्ट मूव करना स्टार्ट करेंगे उस समय फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम लगेगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू इंटू एन। उम्मीद कर रहा हूं कि ये सारी चीजें आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये सब कुछ आप लोग एनएलएम फ्रिक्शन में पढ़ चुके हैं। क्योंकि अगर इस ब्लॉक को जस्ट ऊपर मूव करना है तो उस समय फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी, जो कि म्यू इंटू एन के बराबर होगी। नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो नेट फोर्स 0 होगा, क्योंकि जो ब्लॉक है वो सिर्फ अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन मूव कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नॉर्मल की वैल्यू होगी वो mg cos थीटा के बराबर ही होगी, और mg cos थीटा की वैल्यू क्या है, 16। तो हम ये कह सकते हैं नॉर्मल फोर्स 16 न्यूटन होगा। तो एक बात बताएं, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, म्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय द नॉर्मल फोर्स, एंड दिस इज 16। तो ये वैल्यू आती है आपकी क्या, 8 न्यूटन। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस ब्लॉक को जस्ट ऊपर मूव करना चाहता हूं तो मुझे मिनिमम फोर्स कितना लगाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखना, नीचे क्या लग रहा है, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन फोर्सेस की बात कर रहा हूं मैं। अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन जल्दी से बताओ, एक तो mg sin थीटा जो कि कितना है, 12 न्यूटन, और दूसरा फ्रिक्शन फोर्स जिसकी वैल्यू 8 न्यूटन। तो 12 प्लस 8 20 न्यूटन। मतलब कि अगर मेरा स्प्रिंग फोर्स जस्ट 20 न्यूटन से थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो गारंटी है कि ये ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। ये बात समझ आ रही है, क्योंकि अगर इस ब्लॉक को ऊपर मूव करना है तो स्प्रिंग फोर्स को 20 न्यूटन से तो जस्ट थोड़ा ज्यादा होना ही पड़ेगा। तो यहां पर हमें यह समझ में आ चुका है कि स्प्रिंग में मिनिमम कितना फोर्स जनरेट करना पड़ेगा,
20 न्यूटन, अगर मैं kx की बात करूं तो। अब देखो, अभी तक जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट सीखे थे कि अगर आप फोर्स F0 लगाते थे तो स्प्रिंग में कितना फोर्स जनरेट होता था, 2F0। तो उसी कॉन्सेप्ट से मैं आंसर बहुत आसानी से बता सकता हूं। मुझे यहां पे आज स्प्रिंग में कितना फोर्स जनरेट करना है, 20 न्यूटन। तो यहां पर इस ब्लॉक पर कितना फोर्स होना चाहिए, हम ये कह सकते हैं अगर ये ब्लॉक 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दे, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, तो अगर ये फोर्स 10 न्यूटन का अप्लाई करेगा तो स्प्रिंग में 20 न्यूटन का फोर्स जनरेट होगा। ये स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है। तो बताओ आपका आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ आंसर क्या आएगा। अगर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना है तो यहां से समझ में आ रहा है कि m की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 kg। मतलब अगर आप यहां पर 1 kg का ब्लॉक हैंग कर देंगे तो ये 2 kg वाला ब्लॉक जस्ट अप द इंक्लाइन प्लेन मूव करने लगेगा, जैसा कि आपने यहां पे देखा। क्लियर है? हेलो, चलिए अब हम लोग अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है। अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg is attached from the spring with a spring constant 2 Newton per meter. The block has a velocity of square root of 12 by 5 meter per second at NLP. NLP मतलब natural length position. Find the maximum compression in the spring given that the value of mu equals to 0.1. मैं आपको पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्वेश्चन क्या है। यहां पर एक स्प्रिंग, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट आपको 2 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है, उससे एक 5 kg के ब्लॉक को कनेक्ट किया हुआ है। स्प्रिंग अभी अपनी नेचुरल लेंथ में है और इस इंस्टेंट पर इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में जो स्पीड दिया है वो स्पीड क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 12 बाय 5 मीटर पर सेकेंड। और साथ ही साथ ये जो सरफेस है ना, वो सरफेस आज स्मूथ ना होकर के ये सरफेस क्या है, रफ है। और म्यू का जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है यहाँ पर 0.1। तो जैसे हम ब्लॉक को स्पीड देंगे तो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। तो अब आपसे यहां पे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये बताएं कि इस गिवन स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना आएगा। तो आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन करें, उसके बाद वीडियो को एटलीस्ट 3 to 4 मिनट्स के लिए पॉज करके अपनी तरफ से ट्राई करें कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करें, क्योंकि अभी तक हम वर्क एनर्जी थ्योरम पर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अब आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ काफ़ी कंफर्टेबल होंगे। तो प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलिए देखते हैं। एक बात बताएं मुझे, जब इस स्प्रिंग में कंप्रेशन की वैल्यू मैक्सिमम होगी उस समय क्या होगा। अगर ये कंप्रेशन मैक्सिमम है और सपोज इस कंप्रेशन की जो वैल्यू है वो है x, तो गारंटी है कि यहां पर ये स्पीड 0 होगी अगर ये कंप्रेशन मैक्सिमम है। तो ये बात हम समझ रहे होंगे, क्योंकि जब भी स्प्रिंग में कंप्रेशन या इलॉन्गेशन मैक्सिमम होता है तो आप ये जानते हैं उस समय वो ब्लॉक जो कि स्प्रिंग से कनेक्टेड होता है उसकी स्पीड 0 हो जाती है, क्योंकि अगर स्पीड 0 नहीं होगी तो ये डेफिनेटली और आगे मूव करेगा और अगर और आगे मूव किया तो इस स्प्रिंग को फर्दर और ज्यादा कंप्रेस करेगा। तो यहां पर ये बात तय है कि जहां पर भी कंप्रेशन मैक्सिमम होगा वहां पे स्पीड ऑफ अ ब्लॉक 0 होगा। तो हमारा यहां पे मेन ऑब्जेक्टिव है इस वैल्यू को फाइंड करना। क्लियर? बताएं कैसे अप्रोच किया जाए। ये मेरे लिए इनिशियल पोजीशन है और ये मेरे लिए फाइनल पोजीशन है। तो चलिए देखते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम से कैसे अप्रोच करें। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब भी हमें कभी भी किसी भी गिवन स्प्रिंग में मैक्सिमम इलॉन्गेशन या मैक्सिमम कंप्रेशन इस टाइप के प्रॉब्लम्स पूछे जाएं तो सबसे पहला थॉट जो हमें क्लिक करेगा वो क्या होगा, वी शुड यूज वर्क एनर्जी थ्योरम। क्लियर? तो देखते हैं, ये है मेरा इनिशियल पोजीशन जिसे मैं यहाँ पे ए बोल सकता हूँ और ये है मेरा फाइनल पोजीशन, और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ब्लॉक का वो है x। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, A to B वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे।
अब मेरा आपसे सवाल ये है कि ये बताओ कि इस गिवन ब्लॉक के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं। द टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन द गिवन ब्लॉक कितने? 4। कौन कौन से? नॉर्मल, बिल्कुल सही, mg, स्प्रिंग फोर्स, इसके अलावा क्या और कोई भी फोर्स है? हाँ, एक और फोर्स जो आप मिस कर रहे हैं। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि आज ये सरफेस रफ है। तो हम यहां पे जब एक्सप्रेशन लिखेंगे तो जरा ध्यान से देखिएगा, हम एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे? द वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, अरे भाई समझ आ रहा है, प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जिसमें हम लिखेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और ये आपको समझ में आ रहा होगा देख करके कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स और वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स की वैल्यू तो 0 होगी। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब ये ब्लॉक मूव करेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, और अगर कोई भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है तो उस गिवन फोर्स का वर्क 0 होता है। तो ये दो फोर्सेस तो वर्क नहीं करेंगे। क्लियर? अब बात करते हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। एक बात बताओ मुझे, जब ये ब्लॉक मूव कर रहा होगा इस डायरेक्शन में तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी? म्यू इंटू एन। और ये फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा? आगे या पीछे? अरे भैया, ब्लॉक अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इस पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स इसके वेलोसिटी वेक्टर के तो अपोजिट होगा ना, उसकी वैल्यू होगी म्यू इंटू एन, एंड एन इज व्हाट? नॉर्मल फोर्स। और एक बात बताओ, यहां पे नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर होगी? नॉर्मल की वैल्यू बराबर होगी किसके? m इंटू जी। तो जब ये ब्लॉक यहां से यहां तक मूव करके आया तो मुझे ये बताओ कि फ्रिक्शन फोर्स का वर्क कितना हुआ। तो हम यहां पे लिखेंगे फ्रिक्शन फोर्स का वर्क, ध्यान से देखना, म्यू एम जी मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन। मैंने ये नेगेटिव साइन क्यों लगाया ये आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये फोर्स पीछे है, डिस्प्लेसमेंट आगे है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री की वैल्यू व्हाट? -1। तो यहां पे हम देख पा रहे हैं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स क्या लिखा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट माइनस म्यू एम जी मल्टीप्लाइड बाय एक्स। दिस इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू हम क्या लिखते हैं? k/2 x इनिशियल। x इनिशियल का वैल्यू होगा 0। क्यों? क्योंकि इनिशियली स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में था, और अगर स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में था तो ये बताओ कि चेंज इन लेंथ क्या था? 0। तो यहां पर ये वैल्यू 0, और जब इलोंगेशन मैक्सिमम है उस समय चेंज इन लेंथ क्या है? जरा ध्यान से देख करके बताएं। चेंज इन लेंथ है x, तो इस वैल्यू को लिख देंगे x²। दिस इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स एंड दिस इज व्हाट? वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, क्योंकि फाइनल पोजीशन है आपकी B और इनिशियल पोजीशन है A। तो फाइनल पोजीशन पर स्पीड 0, तो हम ये कह सकते हैं कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को हम लिखेंगे हाफ mv²। यहां पे v का जो भी वैल्यू होगा वो पुट करेंगे। अभी हमने सिर्फ एक्सप्रेशन लिखा है, अब हम इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज को पुट करने जा रहे हैं। एक बात बताओ मुझे, म्यू का वैल्यू क्या है? 0.1, मास कितना है? 5, और जी का वैल्यू क्या होगा? 10। तो जरा ध्यान से देखना, एक्सप्रेशन क्या लिखोगे? 0.1 mg मतलब 50, 0.1 इंटू 50 मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस k/2। k का वैल्यू क्या है? 2, तो 2/2 0 माइनस x²। अब पूरा मैथमेटिक्स है, फिजिक्स यहां पर अब खत्म हो चुका है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैथ्स में आप काफी स्ट्रांग हैं, आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से मेरी हेल्प करें, बताएं कि वैल्यूज क्या आ रही हैं। 0 माइनस हाफ m, मास की वैल्यू क्या है? 5 kg इंटू v², एंड द वैल्यू ऑफ v इज वॉट? 12/5, स्क्वायर रूट ऑफ 12/5, जिसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा? 12/5। क्लियर? तो देखते हैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके। 2 से 2 कैंसिल आउट होता है, यहां पे 5 से 5 कैंसिल आउट, ये वैल्यू यहां पर आ जाएगी क्या आपके पास? 6। तो इस एक्सप्रेशन को अगर ध्यान से देखें, दिस इज द 0.1 इंटू 50, तो ये क्या हो जाएगा? 5।
तो दिस इज -5x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -6। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। इसको रिजॉल्व करके देखते हैं। ये वैल्यू क्या आती है, एक्स स्क्वायर माइनस उधर ले जाएंगे तो +5 -6 इक्वल्स टू 0। ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये उम्मीद कर सकता हूं कि आपको आता होगा। तो आप मुझे जल्दी से बताएं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट क्या आ रहे हैं। मैं यहां पर डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, आप लोग खुद से ट्राई करिएगा और चेक करिएगा कि ये आंसर सही आ रहा है या नहीं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर x का वैल्यू आएगा +1 और x का वैल्यू आएगा -6। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट आएंगे, x इक्वल टू +1 और x इक्वल टू -6। लेकिन हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ ये आंसर होगा। मतलब अगर हमसे मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा गया है तो +1 विल बी आवर आंसर, क्योंकि हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हुए इक्वेशन को सॉल्व किया है। यहां पर आपके पास दो वैल्यूज निकल के आई, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आप उस वैल्यू को कंसिडर करेंगे जो पॉजिटिव आई है। नेगेटिव वाली वैल्यू आपका आंसर नहीं होगा। तो अगर आपसे यहां पर मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा गया है तो मैक्सिमम कंप्रेशन की जो वैल्यू है वो क्या होगी, +1।